वॉल स्ट्रीट में रिकॉर्ड तेजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनियों की तूफानी कमाई और शेयर बाजार में लगातार बनते नए हाई। ऊपर से देखने पर जो है अमेरिकी अर्थव्यवस्था जो है बेहद मजबूत नजर आती है, लेकिन इस चमक के पीछे एक ऐसी हकीकत छिपी है जिसने दुनिया के बड़े इकोनॉमिस्ट की जो है चिंता बढ़ा दी। मशहूर इकोनॉमिस्ट मार्क जंडी ने चेतावनी दी है कि अमेरिका मंदी के बेहद करीब पहुंच चुका है और अगले 12 महीनों में रिसेशन का खतरा तेजी से बढ़ रहा है। उनका कहना है कि स्टॉक मार्केट की चमक और आम लोगों की आर्थिक हालात के बीच खतरनाक डिस्कनेक्ट जो है वो पैदा हो गया है। महंगाई, कमजोर होती आमदनी, बढ़ते जियोपॉलिटिकल टेंशन्स और महंगे तेल के बीच अब सवाल यही है प्रवीण सर कि क्या दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था एक नए आर्थिक तूफान की तरफ बढ़ रही है या नहीं? नहीं, बिल्कुल। देखिए, मार्क जेंडी हो या कई दूसरे हम अर्थशास्त्रियों की बात करते हैं, तमाम लोग इस बात की तरफ, चाहे हमने बात की थी माइकल बरी की पिछले हफ्ते, वो भी इसी तरह की बातें कह रहे हैं। अमेरिकन इकोनॉमी के सामने एक बड़ा खतरा है जी। और मार्क जेंडी जिस बात को कह रहे हैं कि साहब आपका जो लेबर मार्केट है वहाँ सबसे बड़ा इंडिकेशन मिल रहा है कि किस तरह का एक स्ट्रेस है और ये स्ट्रेस एक रिसेशन की तरफ ले जा सकता है। उन्होंने कहा कि अप्रैल के आंकड़े ये बताते हैं कि 1,15,000 फॉर्मल जो है नौकरियां वो पैदा हुई और ये भी दिखता है कि अनएम्प्लॉयमेंट का रेट जो है वो 4.3% के आसपास सेटल्ड है। लेकिन असल में जिस तरह की ग्रोथ होनी चाहिए इकोनॉमी में, नौकरियों की, वेजेस में, वो वहाँ होती हुई नज़र नहीं आ रही जी। इन्फ्लेशन दूसरी तरफ बढ़ रहा है, तो लेबर मार्केट में एक बड़ा स्ट्रेस असल में यहाँ दिखाई दे रहा है और वो स्ट्रेस फिर इकोनॉमी के लिए एक बड़ा खतरा पैदा हो सकता है। चलिए सर, उन्होंने कहा कि आम लोगों की कमाई नहीं बढ़ रही है, लोगों की परचेजिंग पावर जो है वो ठहर गई है। मिडिल क्लास और लोअर इनकम फैमिलीज पर दबाव जो है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। लोग जो है महंगी चीज़ों की जगह जो है सस्ते जो है ऑप्शंस है उनको चुनने पर जो है वो मजबूर हो रहे हैं। और जैसा कि आप लगातार मनी सेंटर में कहते हैं सर कि अगर अमेरिका के विशाल अगर आप इन्फ्लेशन देखिएगा तो ऑल टाइम हाई 6% के आसपास है। भारत की अर्थव्यवस्था पर भी इसका असर पड़ता हुआ दिख रहा है। अगर यहाँ के WPI के आंकड़े देखें सर, 42 महीने के उच्चतम स्तर पर 8% के ऊपर 8.38 के आसपास हम लोग आते हुए नजर आ रहे हैं। इसके अलावा सर देखिए, इसमें एक और बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है विशाल। अमेरिकी राष्ट्रपति अभी पिछले हफ्ते ही चीन के दौरे पर थे। उनके ठीक बाद रशियन प्रेसिडेंट पुतिन पहुंच गए चीन और वो मुलाकात की। और अमेरिकी राष्ट्रपति एक तरह से पूरा ट्रेड को लेकर और ईरान को लेकर अपनी दरखास्त लेकर पहुंचे थे कि साहब यहाँ कुछ चीज़ें अगर बन जाएं तो ज़्यादा बेहतर होगा। और बड़ी मात्रा में चीन का सामान जो है वो अमेरिका पहुंचता है। वहाँ पे जो इन्फ्लेशन को कम करने में जो सबसे मददगार चीज़ है जी, वो दुनिया भर का सामान जो अमेरिका पहुंचता है और सस्ते दाम पर पहुंचता है, वही वहाँ की इन्फ्लेशन को कंट्रोल रखता था। अब अमेरिका ने पिछले 1 साल जब से ताजपोशी हुई ट्रंप साहब की, तब से उन्होंने ये एक जो उल्टा गेम खेला कि हम पूरी दुनिया पर टैरिफ लगाएंगे और अपने देश को मजबूर करेंगे कि वो महंगा सामान खरीदें। अल्टीमेटली इसका लॉस जो है जी, पूरे दुनिया में ट्रेड डिसरप्शन हुआ, पूरी दुनिया में इकोनॉमीज़ को मुश्किलों का सामना करना पड़ा। लेकिन उसी अनुपात में अमेरिकन इकोनॉमी भी सफ़र कर रही है, अमेरिकन लोग सफ़र कर रहे हैं। जो कंपनी सामान मंगा रही है उसको दरअसल पैसा चुकाना पड़ रहा है, इस टैरिफ का ज़्यादा पैसा चुकाना पड़ रहा है। और वहीं से उसी जो जब ज़्यादा पैसा आप चुका रहे हैं तो जो सामान आ रहा है वो महंगा हो रहा है, अमेरिकन को महंगा सामान खरीदना पड़ रहा है। तो ये पूरी दरअसल एक आयातित महंगाई है जिसके सूत्रधार खुद राष्ट्रपति ट्रंप जो हैं वो हैं। सर, इनके संबोधन में एक चीज़ मुझे समझना है आपसे कि शेयर बाजार और अर्थव्यवस्था में डिस्कनेक्ट की ये बात कह रहे हैं। इनके पीछे इन्होंने तर्क दिया कि उनके मुताबिक कि मार्केट को AI और टेक कंपनियां ऊपर खींच रही हैं, बड़ी चिप कंपनियां और हाइपर स्केलर्स वैल्यूएशंस को बढ़ा रहे हैं, लेकिन आम कंज्यूमर और जॉब मार्केट उतने मजबूत नहीं। इसको कैसे देखें सर? मुझे यही बात एक और जो इकोनॉमिस्ट हैं उन्होंने भी कही थी और हम लोगों ने पिछले हफ्ते संभवतः इस चीज़ को डिस्कस भी किया था। AI बबल। बिल्कुल। ये कहा जा रहा है कि साहब अमेरिकी जो मार्केट्स हैं वो ऑल टाइम हाई पर हैं, लेकिन ज़मीनी हकीकत उसके उलट है। बाज़ारों में तो सब चमक दिखाई दे रही, लेकिन वास्तविकता या हकीकत जो है वो अमेरिका में महंगाई, लोगों की परेशानी, जॉब स्ट्रेस, नई नौकरियां पैदा ना होना, ये एक्चुअल पोजीशन है। बाज़ार इस चीज़ को रिफ्लेक्ट ही नहीं कर रहे। चंद कंपनियां, चंद सेक्टर जो है वो मार्केट को खींचकर ऊपर ले जा रहे, खासतौर पर AI वाली कंपनी। और जब ये बबल फूटेगा तो मार्केट और इकोनॉमी सब धराशायी होती हुई दिखाई देंगी। जी।
जी सर, अब इनकी बात तो हो गई, तो अब जो है अब लौटते हैं आईएमएफ की जो है डिप्टी गीता गोपीनाथन मैडम के जो है कथन को, उसको भी हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। इन्होंने भारत को लेकर 3 बड़ी वार्निंग्स उन्होंने दी हैं, और मैं लगातार जब पिछले 1 वीक या 2 वीक से मैं खबरें कर रहा हूँ सर, तो तमाम सिमिलैरिटीज़ में देखने को मिल रहा है। एक पहला, हर इकोनॉमिस्ट, हर ग्लोबल ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट ये कह रही है कि क्रूड ऑयल जब से $100 प्रति बैरल के ऊपर है, तब से कहा जा रहा है कि चीज़ें बहुत ख़राब हो रही हैं। दूसरा फैक्टर कहा जा रहा है कि महंगाई, इस वजह से महंगाई भी बहुत तेज़ी से बढ़ती हुई नजर आ रही। और तीसरा फैक्टर है कि कमज़ोर रुपये, डॉलर का जो है वर्चस्व बढ़ता हुआ दिख रहा है। और इसमें अगर 1-2 पॉइंट और जोड़ दिया जाए सर, कि इन तमाम फैक्टर्स की वजह से कंजम्पशन में जो डेंट पड़ता हुआ दिख रहा है, कंपनियां जो हैं अब ज़्यादा प्रोडक्शन जो है मैन्युफैक्चरिंग वो नहीं कर पा रही क्योंकि उनका सेल्स ही नहीं हो पा रहा है। और इसके अलावा आरबीआई का, अगर सेंट्रल बैंक्स को भी अगर इस तस्वीर में लाया जाए कि अब जो रेट कट का जो दौर हम लोग देखने को मिल रहा था, सुनने को मिल रहा था, बड़ी खुशखबरी भी मिलती थी हम लोगों को, लेकिन अब वो कहा जा रहा है कि वो दौर अब सीधे उलट जाएगा। अब रेट पॉज तो नहीं होगा, लेकिन बल्कि रेट हाइक की बात होगी। तो इन तमाम 5 फैक्टर्स को कैसे जोड़कर देखें, और इस पर प्लस गीता गोपीनाथन की वार्निंग को भी समझाइए। नहीं, बिल्कुल, देखिए गीता गोपीनाथन ने जो है वो 2-3 जो बड़ी चीज़ें कही हैं, और भारत के संदर्भ में उन्होंने ये कहा है कि आप चूँकि नेट इम्पोर्टर हैं और हैविली डिपेंडेंट हैं आप मिडिल ईस्ट पर अपनी एनर्जी ज़रूरतों के लिए जी, तो ऐसे में पहला जो है वो झटका भारत को इन्फ्लेशन के मोर्चे पर लगेगा, जहां महंगाई बढ़ेगी और वो बढ़ती हुई दिखाई भी दे रही है। और दूसरे कई लोग जो हैं जानकार, वो ये भी कह रहे हैं कि जो सरकार ने तकरीबन 4 रुपये की बढ़ोतरी की है वो नाकाफ़ी है। इसके बाद अभी और दौर चलने वाला है और अभी लंबा सरकार को कीमतों को बढ़ाना पड़ेगा अगर क्रूड जो है वो नीचे नहीं आता या जंग छिड़ती है और हालात और ख़राब होते हैं। तो सरकार क्रूड महंगा करेगी तो आप उस समझिए कि डीजल जो है वो सारा आपका जितना माल की ढुलाई है, ट्रांसपोर्टेशन उस पर डीजल के बूते टिका हुआ है। आपकी जितनी सिंचाई है देश की वो सारे के सारे डीजल पंप पे टिकी हुई है। तो लंबा चौड़ा आपका जो है इकोनॉमी का हिस्सा वो दरअसल डीजल डिपेंडेंट है। तो वहाँ अगर चीज़ें महंगी होंगी तो चाहे फार्म आउटपुट हो या बाकी चेज़ें हों, सब चीज़ें टेलीकॉम को भी जोड़ ही दीजिए क्योंकि टावर्स भी जनरेटर से ही चलते हैं। हाँ, टावर जनरेटर से चलते 40% रिक्वायरमेंट है वहाँ डीजल की। तो एक डेंट आपका इन्फ्लेशन को लेके है जो सीधा सीधा मिडिल क्लास की जेब पर असर डालेगा। दूसरा आपकी ग्रोथ को लेके कंसर्न है, और बहुत बड़ा कंसर्न है कि ग्रोथ जो है, और फिर जो अभी भी मैं कह रहा था, चाहे मूडीज़ हो, चाहे क्रिसिल हो, चाहे मॉर्गन स्टैनली हो, जितने चाहे आईएमएफ हो, तमाम संगठन इस बात को, एजेंसियां इस बात को कह रहे हैं कि भारत की ग्रोथ अब मॉडरेट हो सकती है। तो ये एक बड़ी मुश्किल होगी। ग्रोथ जब कम होती है तो लोगों की इनकम भी कम होती है। दरअसल कंपनियों के पास काम, एमएसएमईज हो गए, जो लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स हैं, वहाँ आउटपुट का कम होना, ये खतरे यहाँ पे फिर दिखाई देते हैं। और यहाँ से एक चीज़ और निकलती है विशाल, वो ये है कि सरकार के जो फिस्कल डेफिसिट के टारगेट हैं वो यहाँ से सरकार के लिए वहाँ भी एक चैलेंज पैदा हो सकता है। सर, आपने अपने संबोधन में एक बात कही कि विशाल बड़ा नाकाफ़ी है अगर 3 रुपये, मैं जहाँ तक याद कर पा रहा हूँ सर, 15 मई को 3 रुपये प्रति लीटर में बढ़ोतरी हुई थी, उसके बाद 4 दिनों के बाद ही 19 मई को 90 पैसे की बढ़ोतरी, 4 रुपये बढ़ गया। लेकिन जिस कोटेक की रिपोर्ट को हम लोगों ने सबसे पहले कोट किया था, जिसमें कहा गया था कि ये तो रिपोर्ट ही मिसलीडिंग है, मिसचीवियस एक्टिविटी है, जिसमें कहा गया था कि 28 रुपये के आसपास जो है पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी होगी आफ्टर इलेक्शन। उस समय तो सरकार ने ना कर दिया, लेकिन उसके बाद हुआ वो हूबहू ऐसा ही होता हुआ दिख भी रहा है, क्योंकि उस रिपोर्ट में कहा गया था सर कि तुरंत नहीं 28 रुपये बढ़ेंगे, ग्रेजुअली ही बढ़ेंगे। तो ग्रेजुअली दिख भी रहा है 3 रुपये, फिर 90 पैसे। अब फिर सर कोटक की एक रिपोर्ट आई है, उदय कोटक साहब को मैं कोट करना चाहूँगा। वो कह रहे हैं कि सिर्फ 4 रुपये से नहीं, अभी भी पेट्रोल डीजल की कीमतों में 13 से 17 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी जो है वो होनी चाहिए, क्योंकि ओएमसीज की अंडर रिकवरी बहुत ज़्यादा है। प्रतिदिन जैसा आप कोट कर रहे हैं 1380 से 1400 करोड़ रुपए का नुकसान एक ओएमसीज को उठाना पड़ रहा है। तो क्या अब महंगे पेट्रोल डीजल की तैयारी हम लोग कर लें? महंगाई की मार पड़ने वाली है? नहीं, बिल्कुल महंगाई की मार पड़ गई है। आप दूध महंगा हो गया है, देखिए ब्रेड महंगी हो गई है, और तमाम, चाहे अगर आप बाहर का खाना पीना अगर आप देखेंगे और शहरी जो इकोसिस्टम है उसमें तमाम लोग जो है, एक बड़ा तबका जो है वो बाहर खाने पीने का शौकीन मान लीजिए, तो वो वहाँ जो रसोई गैस का कमर्शियल सिलेंडर है वो महंगा हुआ है। तो खाने पीने के आइटम से लेकर तमाम चीज़ें महंगी ऑलरेडी हुई हैं। पेट्रोल डीजल महंगा हो ही गया, और ये अभी साइकिल, चूँकि जंग में अभी कुछ ज़्यादा
चेंजेस नहीं आए हैं, स्थितियां वैसी एक जो जैसे डेडलॉक बना हुआ है दोनों देशों के बीच में, तो यहाँ से कीमतें पेट्रोल डीजल की सरकार को और बढ़ानी पड़ सकती हैं। हो सकता है इस हफ्ते के आखिर में सरकार बढ़ाए, हो सकता है अगले हफ्ते बढ़ाए, लेकिन कीमतें बढ़ाने का कि सरकार साफ तौर पे कह चुकी है कि वो ओएमसीज को बेल आउट नहीं करेगी, यानी अपनी तरफ से पैसा ओएमसीज को नहीं देगी। जबकि एक बड़ा चंक सरकार ने, और हम लोगों ने बार बार इस बात को जब भी मनी सेंट्रल में डिस्कस किया है, सरकार ने बड़ा हिस्सा एक्साइज ड्यूटी और तमाम टैक्सेस के जरिए अपने पास रखा है। पिछले जितना ड्यूरेशन हुई जिसमें 60, 70, 80 डॉलर पर बैरल की रेट पे तेल मिला, उसका फ़ायदा कंज्यूमर्स को नहीं हुआ, लेकिन उसका बड़ा फ़ायदा सरकार को हुआ, 28 लाख करोड़। बिल्कुल। और सरकार वो पैसा ओएमसीज को की लॉसेस की भरपाई करने के लिए देने वाली नहीं। सरकार ने कहा कि हम बेल आउट आपको नहीं करेंगे, आपको अपना रास्ता खुद तलाशना होगा। तो ओएमसीज के वैसे तो पूरी तरह से ओएमसीज के हवाले है, चूंकि ऑयल सेक्टर पूरा डीरेगुलेट सरकार कर चुकी है। ओएमसीज चाहें तो एक झटके में पूरे प्राइस बढ़ा सकती हैं, लेकिन वो सरकार का ही कंट्रोल है कि सरकार कहती है कि भैया इतनी जल्दी नहीं, आराम से धीरे धीरे बढ़ाओ। तो आज नहीं तो कल अगर जंग नहीं रुकती, अगर तेल के दाम सस्ते नहीं होते, तो कीमतें बढ़ना तय है। अब जंग की बात हो रही है सर, तो लेटेस्ट अपडेट भी आपसे जान लेना चाहेंगे, क्या अभी चल रहा है सर? थमता हुआ नज़र आ रहा है या नहीं? नहीं, देखिए लड़ाई थमती हुई नज़र बिल्कुल नहीं आ रही है। अमेरिका की तरफ से ये बयान जरूर आया है कि साहब लग रहा है कि जल्दी हम डील पर पहुंच जाएंगे, सीज़ फायर, लेकिन एक रिपोर्ट आई है अभी जिसमें कहा गया है कि अमेरिका को इस लड़ाई में लगभग कम से कम 42 जो है वो एयर असेट्स जो हैं, उनके एयरक्राफ्ट हैं, उनके बाकी असेट्स हैं, वो डैमेज हुए हैं या पूरी तरह से ख़त्म हो गए, डिस्ट्रॉय हुए हैं। तो अमेरिका को तगड़ा झटका यहाँ दिखाई दिया है। अमेरिका चाहता है डील हो जाए, लेकिन जो कंडीशंस हैं, कुछ ईरान मानने को तैयार नहीं, कुछ अमेरिका मानने को तैयार नहीं है। और हालात जिसके चीन भी अमेरिकी राष्ट्रपति गए थे तो इसी उम्मीद में गए थे कि वहाँ से शी जिनपिंग का दबाव ईरान पर पड़ेगा और वो फिर इस जंग को रोकने के लिए राजी होगा, लेकिन अभी तक इस मामले में कुछ ऐसी ठोस प्रगति हुई नहीं है। चलिए सर, कोटे की रिपोर्ट पर वापस लौटते हैं। उन्होंने उस रिपोर्ट में कहा कि सिर्फ देखिए ईंधन पे ही नहीं बल्कि गोल्ड इंपोर्ट को लेकर भी उन्होंने चिंता जताई है सर। कुछ सुझाव दिए, वो सुझाव हम आपसे समझना चाहेंगे। वो कह रहे हैं कि सोने पर जीएसटी जो है और बढ़ाई जाए, गोल्ड की डिमांड कम करने की और कोशिश की जाए, और इम्पोर्ट बिल घटाकर जो है विदेशी मुद्रा जो है ये बचाई जाए। सर, इन तीनों फैक्टर्स को कैसे समराइज़ करके हम लोग देखें? नहीं, सरकार ने गोल्ड पे ड्यूटी बढ़ाई दी और इसके ऊपर जब अगर आप और बढ़ाते हैं तो उतने ही आसार स्मगलिंग के बढ़ते हैं। मुझे लगता है सरकार ने पर्याप्त, जैसी पहले जब ड्यूटी घटाने से पहले जितना लेवल था उस पर लगभग 14-15% के आसपास पे ड्यूटी अब फिर से पहुंच गई है। तो मुझे लगता नहीं कि सरकार गोल्ड पे ड्यूटी और बढ़ेगी। सरकार की कोशिश ये हो सकती है कि घरेलू जो सोना है उसको रिसाइकिल कैसे किया जा सकता, उसके लिए कोई एक बड़ा जो मैं कहूँगा कि एक कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क सरकार उसके लिए ज़रूर लेकर आ सकती है, जो विचाराधीन भी है सरकार के पास एक WGC का और बुलियन एसोसिएशन का। तो सरकार इस मामले में प्रयास जरूर कर सकती है। और सर, विदेशी मुद्रा जो है हमारे दिन प्रतिदिन जो डिप्लीट हो रहे हैं, खर्च हो रहे हैं, देखिए उसको लेके गीता गोपीनाथन ने भी एक बात कही कि अभी हम पर्याप्त जो है कंफर्टेबल सिचुएशन में भारत है। और उन्होंने एक और बात कही कि भारत में रिसेशन का खतरा अभी उतना नहीं है, क्योंकि तमाम सेक्टर इकोनॉमी के वो अच्छा प्रदर्शन भी कर रहे हैं। भारत की इकोनॉमी एक रेजिलियंस भी शो कर रही है। तो मुझे लगता है कि अभी जो आपका डॉलर है उसके आउटफ्लो का भले सिलसिला चल रहा है, लेकिन सरकार के लिए उतनी ज़्यादा मुश्किल अभी सरकार के लिए है नहीं। लेकिन सर, एक रिपोर्ट आई थी जिसको हम लोगों ने डिस्कस किया था, कहा गया था कि अगर $100 के ऊपर अगर चला जाता है रुपया तो फिर चीज़ें और बहुत महंगी हो जाएंगी, और चीज़ें रुपये का कहा जा रहा है कि जो भी आपको 96 के आसपास है, रिकॉर्ड लो पर है, तो वो 102 के आसपास जाता हुआ दिखेगा। नहीं, तो इस मामले में भी गीता गोपीनाथ और तमाम दूसरे जो इकोनॉमिस्ट हैं वो ये कह रहे हैं कि आपको रुपये की चिंता छोड़ देनी चाहिए इस वक्त। गीता गोपीनाथ ने नहीं, RBI अपनी तरफ से इंटरवेंशन करेगा, लेकिन रुपए की चिंता उतनी ज़्यादा बड़ी नहीं है। तमाम जो जानकार हैं वो ये बात कह रहे हैं कि आप कोशिश कीजिए कि इकोनॉमी कैसे मजबूत रहे, आप कोशिश कीजिए कि जॉब्स कैसे क्रिएट हो सकते हैं, नौकरियां कैसे पैदा हो सकती हैं, और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर आपका किस तरह से अच्छा परफॉर्म कर सकता है। अगर सरकार इन ठोस चीज़ों पर काम करे
तो ये संभवतः आपको रुपए की ज़्यादा चिंता करनी पड़ेगी। प्रवीण सर, आपने जॉब्स वाली बात छेड़ दी तो मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहूँगा कि ऑलरेडी भारत में सबसे बड़ा संकट रोजगार को लेकर है, और जिस तरह से अभी जियोपॉलिटिकल टेंशन्स और अब तो देश की भी माली हालत को लेकर आप देख ही रहे, प्रधानमंत्री मोदी साहब भी खुद कह रहे हैं कि सबसे खराब वक्त के लिए आप तैयार हो जाइए। ऐसे समय में सर और रोजगार की स्थिति बद से बदतर होती हुई जाएगी। इस सिचुएशन को कैसे हम लोग कोप अप कर पाएंगे? डेमोग्राफिक डिविडेंड हमारा, हाँ, ये स्थिति थोड़ी गंभीर है कि नौकरियां नई कैसे पैदा हों, और ख़ास तौर पर जो अनस्किल्ड सेक्टर है या अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है। कल हम लोगों ने इस चीज़ को डिस्कस भी किया कि किस तरह से देश का जो अनइनकॉर्पोरेटेड सेक्टर है, जिसे सरकार बोलती है, उसको लेकर सरकार का एक सालाना सर्वे आया जो एक गंभीर स्थिति को दिखा भी रहा है। मसलन वेजेस की अगर हम बात करें तो जो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है, असंगठित क्षेत्र है, वहाँ मजदूरों के वेजेस तकरीबन स्टैग्नेंट हैं, 75,000 रुपये के आसपास स्टैग्नेंट हैं। पर कैपिटा प्रोडक्शन जो है इस अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में वो कम हुआ है। 21-22 के मुकाबले पर कैपिटा प्रोडक्शन रुपए में अगर आप देखते हैं उसको, तो वो कम हुआ है। तो सरकार का सर्वे ही दरअसल इस पूरे, और कल भी मैं इस बात को हम लोग जब डिस्कस कर रहे थे तो बात निकल कर आई थी सामने कि अगर संकट गहराता है, अगर महंगाई बढ़ती है, तो पहली जो मार पड़ती है वो दरअसल इसी तरह के असंगठित क्षेत्र के मजदूरों पर पड़ती है। पलायन बढ़ गया था सर, पलायन बढ़ गया था, और ये स्थितियां और गंभीर हो सकती हैं अगर कारोबार सेटल नहीं हुए दोबारा से, अगर चीज़ें बहाल नहीं हुई तो।